नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश शाह। राहुल गांधी को ईडी ने फिर से बुलाया है सवाल जवाब करने के लिए एक ऐसे मुद्दे पर जो पहले 7 साल पहले बंद कर दिया गया था, जिस पर ईडी की सुनवाई में कुछ मिला नहीं था। उस पर तमाम बातें हुई, कचहरी तक पहुँचे, उसमें कुछ मिला नहीं। खैर, आप केस को जिंदा रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन उस पर फिर से दोबारा ईडी को आदेश देना कि इनको बुलाओ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, क्योंकि वही देश के सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष हैं। वो चाहे उसकी तरह काम करे या ना करे, लेकिन अभी भी वो विपक्ष का जो, अगर आप चाहें, चिन्ह कोई है तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। और इससे भी दिखता है कि कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना वार करते हैं इन दोनों के ऊपर। विपक्ष के नाम पे 3 लोग ज़्यादा प्रमुख दिखते हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता, और सबके ऊपर वो बीजेपी का रवैया वही है। उन्होंने आपका एक पकड़ लिया सत्येंद्र जैन को, आपने देखा वो तस्वीरें उसके सामने आई, उसके चेहरे से खून निकल रहा था, और इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं मंत्रियों के साथ जिन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उनको पकड़ सकें, जो पहले बरी हो चुके हैं। और आपने देखा कि आपके करीब 71 लोगों को जो पकड़ा गया था उसमें सब के सब बरी हो गए। अगर आप ऐसे पकड़ते हैं कि सब सब बरी हो जाएं, तो यानी कि आपके मामले हमेशा कमज़ोर रहते हैं और आप सिर्फ उनको, जो प्रक्रिया है उसी को अपने आप दंड मान लीजिए। प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट के हिसाब से आप ये सारे काम कर रहे हैं, और आप उलझाए रखना चाहते हैं उनको कि वो कुछ और ना कर सकें। ये जो इस तरह की जो एक आदत है ये नई सरकार की 8 साल वाली, वो अपने आप में लोकतंत्र के तो बहुत ही विपक्ष में है। ये ऐसा होता है, वहाँ होता है जहाँ लोगों में तानाशाही प्रवृत्तियाँ हों। ऐसा अमेरिका में इसके बावजूद कि तमाम रिपब्लिकन लोगों ने कितना कुछ गलत किया, जब तक प्रक्रिया पूरी न हो किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगता। उसके पहले आपने देखा कि अगर विपक्ष में जो तमाम लोग हैं और जो पक्ष के भी लोग हैं, जैसे एक बार कुछ लोगों ने कुछ पुलिस वालों को घेर लिया था, उस पर कोई गोलीबारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। शाहीन बाग में भी अंत में गोलीबारी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी आपने देखा कि वो एक जो छात्र एक्टिविस्ट है, प्रेसिडेंट थी जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की, उसके घर पे, उसके माताजी के घर पे एक फर्जी नोटिस देकर के, इसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं दिया गया, उन्होंने प्रक्रिया अपनी पूरी कर ली, उनके घर को तोड़ दिया गया। वो सब कुछ होगा 24 घंटे के अंदर में। जहाँ न्याय होता है वहाँ हर प्रशासनिक जो प्रताड़ना होती है उसके लिए एक साधन होता है उसको ठीक करने का, सुलझाने का, बातचीत करने का, या उससे लड़ने का, जूझने का। अगर आप वो सारे के सारे जो तंत्र दिए गए हैं लोगों को किसी भी जनतंत्र में, वो उनसे छीन लें तो एक तरफा बात हो गई। एक तो बेसिकली अधिनायकवाद हो गया, डिक्टेटरशिप से कहते हैं, तानाशाही कह लीजिए। तो एक दिन पूरी जो बात हुई है ईडी में राहुल गांधी के साथ, उसके बाद उन्होंने 10 से 11 बजे छोड़ा होगा, 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको फिर बुलाया गया है। ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है कि उनको तंग किया जाए। इसके पहले देखा आपने राष्ट्रीय जो NCP, नेशनल शरद पवार की जो NCP है, उसके 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख, दोनों को ईडी ने इस तरह गिरफ्तार किया। तब कहा गया था शायद इसलिए क्योंकि NCP ने इनके नेता नारायण राव को पकड़ा था, उनको जेल में रखा है, उनके ऊपर कुछ पुराने मुकदमे थे या पकड़े गए किसी उसमें, और वो कचहरी जा रहे हैं, कचहरी उनको बेल नहीं दे रही है। हमारी कचहरियाँ भी अलग तरह से सोचती हैं। वो एक लंबा मुद्दा है और उस पर काफ़ी बहस हो चुकी है, लेकिन अगर एक छोटी सी लाइन है जनतंत्र में कि कोई भी बात हो, किसी को जेल देना बहुत बड़ी बात होती है। किसी के अधिकार को आप अपने आप छीन नहीं सकते। अगर आप कोई किसी गलती भी होती है उसको आप बेल दीजिए, यानी कि उसके ऊपर आप जांच कीजिए। जांच के बाद जब जांच पूरी हो जाए तो अपना केस सामने लाइए। उनको आपने जो केस बनाया है उसको उसके सामने अपना पक्ष रखने की गुंजाइश दीजिए। उसके बाद कचहरी तय करेगी। एक कचहरी एक फैसला करती है, दूसरी पे जाएंगे। अंत में जब तक सुप्रीम कोर्ट आप न पहुँचे कोई फैसला मान्य नहीं होता।
उसको हम दंड नहीं मानते। अगर ऐसा हमारा विधान है, ऐसी हमारी समझ है, ऐसी हमारा तंत्र है, तो उसको ख़त्म करने का मतलब है कि आपने जो जनतांत्रिक जो एक ढांचा होता है उस पर आपने बहुत बड़ी छूट कर दी है। तो ये उन्होंने किया। लेकिन जब राहुल गांधी निकले वहाँ से, उन्होंने क्या कहा, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा था, उनसे कह देना कि मैं बच के निकल गया, क्योंकि जब उनको 20 मिनट तक वो उनका रास्ता रुका रहा था, लोगों ने रास्ता उनका रोका पंजाब जाने में, उस पर मोदी ने ये व्यंग कसा था कि उनसे कहना मैं जिंदा निकल आया, ऐसा कुछ कहा था। उसी अंदाज में राहुल गांधी ने कहा कि कह देना, उसके अडानी के नौकर से कह देना कि राहुल गांधी आया था। अब बात यहाँ तक आ गई, यानी कि राजनीति में जो बातचीत का स्तर है वो गिरता जा रहा है। अगर आप गिराएंगे तो चूँकि आपके लोग गिरे हुए भाषा के आदी हो गए हैं, तो दूसरे जो पक्ष है वो भी, या विपक्ष है वो भी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, यानी कि भाषा गिरावट तो बिल्कुल साफ आ गई। लेकिन सब मिला कि हो क्यों रहा है। अभी सोचिए कि अब जो आपके पास जो आज की तारीख में हम क्या सुन रहे हैं कि घर गिराए जा रहे हैं या ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, मालूम इस तरह की चल रही बातें। और एक तरफ से देखिए तो जो ईडी जो है सिर्फ अगर विपक्ष को ही टारगेट करता रहेगा, और जिस विपक्षी ने उनके साथ जोड़ लिया भाजपा के, उनके साथ आते ही उनके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि एक ज़माने में लोग कहते थे कि दिल्ली पाप का गंगोता है, यानी कि पाप यहाँ से निकलता है। अब ये एक ऐसी गंगोत्री है जहाँ से पाप निकलता भी है, जहाँ पाप धुलते भी हैं। तो भाजपा जो है राजनीति की नई गंगोत्री बन गई है, जहाँ पाप वहाँ सारे पाप वहीं शुरू भी होते हैं और सारे पाप वहाँ धुलते भी। तो जितने भी आपने देखे हैं ये मुकदमे हुए हैं, सारे विपक्षी पार्टियों पर ही हुए हैं, और ये एकाएक हुए हैं ऐसे जिनमें कि मुकदमा लगता नहीं था लोगों को कि ऐसा हो सकता है। और अगर आप देखें जब भी हुआ है, जैसे आप वाला मैंने पहले जिक्र किया कि 71 जो मुकदमे दायर किए गए, उसमें सारे के सारे जो हैं कचहरी में जाके छूट जाते हैं। तो ऐसे मुकदमे करने का मतलब क्या है, वही प्रोसेस इज द प्रोसिक्यूशन। अब आप भ्रष्टाचार की बात थी कि उसी बीच में जब राहुल गांधी को ईडी से बुलाने की बात आई थी, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई, वो कि श्रीलंका में एक मंत्री ने कहा कि श्रीलंका पर जो नया पावर प्लांट बनाने की बात थी उसको अडानी को देने के लिए मोदी ने खुद उन पर जोर डाला। ये बात कही गई, पूछताछ पे कही गई। उसके बाद उन पर दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के बाद उनका नहीं मैं शायद गलती से कह गया था। आपने यही सुना होगा राफेल के मामले में, तब भी यही हुआ था कि वहाँ पे उन्होंने दबाव डाला अंबानी को देने के लिए, अनिल अंबानी को देने के लिए। आपको मालूम होगा शायद अनिल अंबानी जब उनका बंटवारा हुआ था अपने भाई के साथ, तो दोनों भाई के बीच बराबर संपत्ति थी। आज की तारीख में अनिल अंबानी उससे कहिए कि वो कंगाल हो चुके हैं, वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। उनके जो अगर उनके ऊपर जितने भी कर्ज हैं, वो अगर उनका बड़ा भाई उनको मदद ना करे तो वो भी शायद अंदर होंगे। लेकिन उनके सबसे बड़े हिमायती हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उनको जो है, उन्होंने जो मामला दिया गया था फ्रांस की तरफ से हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सरकारी कंपनी को, वो उठा के उन्होंने सारा सारा अंबानी को दे दिया। बहुत सारी बात हुई वहाँ पे, राष्ट्रपति तक ने कहा, उसके अध्यक्ष ने भी कहा, सारी बातें साफ हो गई। वहाँ पे फ्रांस में लोगों पे दंड भी लगा, जुर्माना हुआ या उनको दंड दिया गया, मुकदमा चला। और हमारे देश में चूँकि प्रधानमंत्री खुद ही उसमें लिप्त थे, तो अभी तो कुछ उसका हुआ नहीं। और विपक्ष इतना कमज़ोर है, कोई मुद्दा उठा नहीं सकता। चौकीदार चोर है तो कह दिया आपने, लेकिन उससे लोगों में भावना बदली नहीं। क्योंकि भावना बदलने के लिए सिर्फ तथ्य नहीं चाहिए, उसके लिए एक अंदाज चाहिए, और लोगों से वो किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह लोग आपकी बात समझते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो वो भावना बदल नहीं पाए। उन्होंने कहा तो चौकीदार चोर है, तो जो एक विज्ञापन की दुनिया है उसमें लोग कहते हैं कि समझना पड़ता है कि शब्द से लोग कैसा क्या समझेंगे, कि शब्द को कैसे कहें, कौन चेहरा रखा जाए। तो आज की तारीख विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपनी बात जनता तक इस तरह पहुँचाए जैसे मोदी पहुँचा सकते हैं। तो उनकी ताकत बड़ी ये है कि उनकी बात जनता समझती है, जो वोट देते हैं उनकी बात समझते हैं। और विपक्ष में न कोई नेता है, न कोई संगठन है, न कोई रणनीति है, और विपक्ष इतना बटा हुआ है कि हमेशा भाजपा जीतती रहती है।
तो इसमें अगर आप देखें, जब प्रधानमंत्री खुद ही जब सबसे बड़ा एक सेल्समैन बन गया है, किसका, अडानी और अंबानी का, दोनों में, श्रीलंका में अडानी, फ्रांस में अंबानी, और कोई नई बात नहीं कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष हो या राज्य का जो प्रमुख हो वो कोशिश करे कि देश के व्यापार में एक ऊपरी तौर पर, एक नीति के तौर पे उसको आगे प्रभावित करे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष के लिए ऐसा काम करना, ये आप मुश्किल से देखेंगे। जब अमेरिकन राष्ट्रपति जाता है किसी और देश में, तो जब बात करता है अमेरिकन उद्योग की बात करता है। उसमें ये हो सकता है कि एक दिन बोइंग की बात की हो, एक दिन IBM की बात की हो, एक दिन किसी और की बात की हो, लेकिन उन सब के पीछे जो है वो एक नीति रहती है। वो राज्य ये तय करता है कि हम ये बातें करेंगे, उसमें कुछ छिप की बातें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो बातें संभव नहीं हैं उनको हम, चूँकि इनके पीछे काफ़ी आर्थिक मान लीजिए इंटरेस्ट होते हैं, उसके पीछे ये माना जाता है कि इसका कुछ फ़ायदा नेताओं को, पार्टी को होता है। तो इन सब को लेकर के एक आरोप लगता है भ्रष्टाचार का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि ये करता है, सबके लिए करता है, तो उसके ऊपर वो आरोप लगा नहीं सकते आप। वो ये व्यवस्था करती है। अगर व्यवस्था के हिसाब से आप ले जाएं कहें, तो आप ये नहीं कहेंगे किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष को दो। वहाँ सारी बात हो रही है कि कैसे आप, प्रधानमंत्री किसी के लिए कह सकता है कि आप इस ग्रुप को दीजिए, भारत को दीजिए, ठीक है, उसके लिए आप ये तय कीजिए कि सरकारी कंपनी को आप दे सकते हैं, लेकिन या तो सरकारी कंपनी ख़त्म कर दी जाए, उस समय तो नहीं थी ख़त्म, और या जैसे NTPC, अगर आप NTPC के लिए पैरवी करेंगे तो वो बिल्कुल लगता है कि ठीक बात है, क्योंकि NTPC हमारे जनता की संपत्ति है, पब्लिक सेक्टर है, राष्ट्र की संपत्ति है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अडानी के लिए करना, जब आपके पास NTPC है, आप सोच लीजिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा, अडानी के नौकर से कह देना राहुल आया था। अब उनका नाम, अगर कांग्रेस में दम होगा तो लोग अडानी का नौकर कहना शुरू कर देंगे, लेकिन कांग्रेस में दम नहीं है। अगर कांग्रेस में दम होता तो कल की तारीख में जो है देश भर में जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में इतनी ताकत होती कि सरकार को झुकना पड़ता। सरकार तो कहेगी कि आप दबाव डाल रहे हैं ईडी के ऊपर, लेकिन ईडी को जो सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, उसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाए। उसका एक ही अंकुश है कि विपक्ष एकजुट होकर के कहे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एक साथ वो बातें करेंगे तभी ऐसा होगा, लेकिन अगर वो अपनी अपनी डफली बजाएंगे, ममता बनर्जी कहेंगे हम अपने आप उनसे नेगोशिएट करेंगे, और वही पवार कहेंगे, ठाकरे कहेंगे, या जो भी तमाम पार्टियां हैं, या स्टालिन कहेंगे, तो उनका जो जोर कम हो जाता है। तो पक्ष अभी इतना बटा हुआ है कि भाजपा को उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डर हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसमें उनको चाहिए, लेकिन अब उनके पास नंबर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हरियाणा में, कुछ महाराष्ट्र में कमाल करके दिखा दिया, तो जो थोड़ी बहुत कमी थी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जो लोग निकलते हैं, उनको अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन न करने दें, और जब देश के पुराने मंत्री, नेता, एक बड़ी पार्टी के लोग निकलते हैं, वो कोई हथियार लेकर नहीं निकलते, उनके ऊपर पुलिस का आक्रमण जो है उसकी तो घोर निंदा होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। अगर आप चिदम्बरम जैसे गृह मंत्री को कोई लुंगी कह के आपका एक छोटा सा पुलिस वाला बुलाता है, उसे बर्दाश्त करते हैं, उसको फ़ौरन नौकरी से निकालते नहीं हैं, तो लगता है कि आप उसको शय दे रहे हैं। तो अगर हर गलत बात को आप शय देंगे तो कल तो आपका नंबर भी आएगा, और इससे जो आप माहौल जो दूषित कर रहे हैं, इसके आपको कल भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़े नेता का धर्म है कि जो भी काम करे उससे एक ऐसी रेखा बने, एक रास्ता निकले, जिससे कि हम सब लोग गर्वान्वित महसूस हों कि इसमें किसी तरह का, क्या कहते हैं, विद्वेष नहीं है, इसमें एक सही रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। कोई भी बात जो भाजपा करती है उसमें वो रास्ता नहीं दिखता। जो भी, अगर कोई मुश्किल है उसका रास्ता निकालना है, उस रास्ते के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो साफ कैसे हो, जिस लोगों में विश्वास कैसे बढ़े, और जो वैमनस्यता, जो विद्वेष है, ये कैसे कम हो, ये एक जिम्मेदारी होती है बड़े नेता की और सरकार की। यहाँ पे भाजपा ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी छवि ठगों की, गुंडों की, जो नियम नहीं मानती, जो सब संस्थाओं को झुकाती जा रही है या ख़त्म करती जा रही है, उसकी छवि ऐसी बन गई है। मीडिया से जैसे आप देखते हैं, हमें
ज़ीरो उम्मीद है, कोई उम्मीद नहीं है। एक सोशल मीडिया है जो इन चीज़ों को उभार सकता है, और विपक्ष जब तक एक साथ नहीं होता तब तक इस तरह की जो ज़बरदस्तियाँ हैं, जो कि गैर जनतांत्रिक, गैर संवैधानिक चीज़ें सरकार करती रहेगी। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।